I welcome you all in the class of income tax on behalf of Education Express channel. And today we are talking on the topic capital gain, and this is section 112A. खास तौर से बात करेंगे इस पर, ठीक है। कल हमने कुछ इलस्ट्रेशन देखी थी और उसमें दो वैरायटी पर बात की थी मुख्य रूप से। एक तो था एग्जम्पशन 54 का, और उससे पहले एक बात की थी लिस्टेड शेयर्स की। ध्यान दीजिए, लिस्टेड शेयर्स की। और उसमें ये बात आई थी कि यदि कंपनी के शेयर्स लिस्टेड हैं, क्या होता है बताया था, फिर अभी डिस्कस कर देता हूँ एक बार। और उससे पहले एक बता दूँ कि उसमें ये भी था कि यदि स्टॉक एक्सचेंज के बाहर सौदा किया जाता है, तो कल उसका कैलकुलेशन देखा था। और यदि कोई ट्रांजैक्शन स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू किया जाता है, उसके माध्यम से किया जाता है, उसके अंतर्गत किया जाता है, उसकी जानकारी में किया जाता है, तो फिर कैलकुलेशन कैसा होगा, ये बात उससे संबंधित। बात समझ में आ गई। ऐसी कल दो बातें ली थी, उसमें से एक पहली बात ये थी, इसलिए पहली बात को इसको ले रहे हैं, फिर एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन का लेंगे, ठीक है। आपको मालूम है कल हमने बात की थी तब ये बताया था कि लिस्टेड शेयर्स का क्या मतलब होता है। वह कंपनी जो वेल टू डू होती है, वेल ऑफ होती है, फाइनेंशियली साउंड होती है, जिसकी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट अच्छी होती है, सेबी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया उन कंपनी को एक अलग लिस्ट में नाम लिख देती, रजिस्टर्ड कर देती है, रिकॉर्ड में रखती है उसको। उन कंपनी को लिस्टेड कंपनी कहते हैं और उन कंपनी के शेयर्स को लिस्टेड शेयर्स कहते हैं। बात क्लियर होगी। ये भी बात हुई थी कि शेयर्स का लेन देन डायरेक्ट किया जा सकता है, पार्टीज दो मिल जाएं, एक खरीदने वाली और बेचने वाली, और डायरेक्ट सौदे का लेन देन हो जाए, शेयर्स को खरीद ले बेच ले। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नहीं, वो डायरेक्ट नहीं करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू करते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू करते हैं तो उसमें दो बातें होती हैं। आज हम इसी से संबंधित बात कर रहे हैं। पहले उसमें दो प्रमुख बातें होती हैं। एक बात तो ये होती है कि स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू जो भी ट्रांजैक्शन होगा, उसमें जो पूंजी लाभ होगा, उस पूंजी लाभ पर जो टैक्स बनेगा, उस टैक्स सीधा स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा काट करके गवर्नमेंट को जमा करा दिया जाएगा, बाकी पैसा आपको दिया जाएगा। एक काम तो ये होता है। दूसरा काम ये होता है कि बोर्ड के सेबी के द्वारा ट्रांजैक्शन होता है, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ट्रांजैक्शन होता है, तो उसमें कैलकुलेशन में फ़र्क आ जाता है, कैलकुलेशन का नियम बदल जाता है, और इसी को नियम को कहते हैं धारा 112A। बात समझ में आ गई। तो प्रश्न में वो ये लिख सकता है कि स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ट्रांजैक्शन किया गया, या ये लिख सकता है धारा 112A के अंतर्गत ट्रांजैक्शन किया गया। तो धारा 112 का मतलब ही होगा ये। बात समझ में आ गई अब आपके। धारा 112 के अंतर्गत अंशों का लेन देन किया जा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो लेन देन स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से किया जा रहा है। बात क्लियर होगी। अर्थात यूँ कहें कि जो ट्रांजैक्शन स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से किया जाता है वो धारा 112 के अंतर्गत आते हैं। एक ही बात है, दोनों का मतलब एक ही होगा। या ये कह सकता है कि धारा 112A के अंतर्गत ट्रांजैक्शन किया गया अंशों का, तो फिर बात यही आई। बात समझ में आ गई। अब देखिएगा, पहले मैं इलस्ट्रेशन पढ़ रहा हूँ ताकि धारा 112A के बारे में कुछ जानकारी और हो जाए आपको। क्या कहता है ये इलस्ट्रेशन नंबर 23 में,
श्री सतीश ने 1/9/2019 को 12,60,000 रुपये के भारतीय कंपनियों के समता अंश इक्विटी शेयर्स का विक्रय किया। हस्तांतरण के खर्चे 10,000 रुपये हुए। ओके। श्री हरि सतीश ने ये अंश 2004 और 2005 में 1,25,000 रुपये में क्रय किए थे। श्री सतीश ने 1/12/19 को रहने का मकान 6,25,000 रुपये में क्रय किया। ये मानते हुए कि 1/9/2019 को श्री सतीश के स्वामित्व में एक आवासीय मकान नई संपत्ति के अलावा पहले से है। कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए उसकी पूंजी लाभ शीर्षक की कर योग्य आय ज्ञात कीजिए। 2 शर्तें इसमें। पहली, अंशों का विक्रय प्रमाणित स्कंद विनिमय के बाहर किया गया है और प्रमाणित विक्रय के अंतर्गत किया गया है, अर्थात धारा 112A के अंतर्गत किया गया हो। तो दोनों बातें आज हम करने जा रहे हैं। एक पर हम पहले भी कल चर्चा कर चुके हैं और दूसरे पर चर्चा अब होगी। ठीक है, आइए। उन चर्चाओं में ये होगा, जो बी कंडीशन है उसमें ख़ास तौर से ये चर्चा होगी। इस पर ये आपके लिख दिया है, मैं इसलिए इसको इधर ले रहा हूँ। आइए, पहली शर्त, सेल्स आउटसाइड स्टॉक एक्सचेंज। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, when section 112A does not apply, इस तरह भी इस बात को लिखा जा सकता है। जब धारा 112A लागू नहीं हो रही है तो इसी बात को किससे करेंगे, जो कल किया था वैसे ही होगा, सिंपल। पहले सेल्स ऑफ शेयर्स, और वो है 10,60,000। इनर कॉलम में लिखें पहले, लेस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफ़र, और वो खर्च बता रहा है 10,000 रुपये के। तो नेट सेल्स कंसिडरेशन हुआ फाइनल कॉलम में 12,50,000। शुद्ध विक्रय प्रतिफल ये आ रहा है। ओके। फिर उसके बाद ये अंश खरीदे थे उसने 2004 और 2005 में। लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, प्राप्त करने की लागत, और ब्रैकेट में लिख रहे 2004 और 2005। इनर कॉलम में लिखें 1,25,000 रुपये। इसे बंद कर दें। फिर कॉस्ट ऑफ इंडेक्स लें, 1,25,000 इंटू 289,
और 2004-05 का इंडेक्स देखें, वो दे रहा है 113। चेक करें लास्ट लाइन में, बोलिए। सर 3,19,690। 3,19,690। 19,690। इसको घटा दें फाइनल कॉलम में, कैपिटल गेन हो गया। बोलिए। $9,30,310 इन माई कैलकुलेशन। चेक करें। ओके। अब इसने आगे कहा है कि इस पैसे से जो 12,50,000 रुपये प्राप्त हुए थे उसे सेल्स करने पर, उससे उसने एक मकान खरीदा जो 6,25,000 रुपये का था। ठीक है। ये अब देखिएगा, मकान जो था वो रहने के लिए खरीदा गया। कल 54 सेक्शन की बात की थी, और 54 सेक्शन में एक देखा था हमने, फर्स्ट सेक्शन ए, कि यदि भूमि व भवन को खरीदने के बाद 2 साल के अंदर या भूमि व भवन को बेचने पर जो कैपिटल गेन प्राप्त होगा वो करमुक्त होगा यदि आपने उस बेची हुई धनराशि से 2 साल बाद कोई मकान बनाया या खरीद लिया हो, या खरीदे या 1 साल पहले कोई नया मकान या भूमि खरीद ली हो। तो 1 साल पहले भी हो सकता, 2 साल बाद भी हो सकता है। तो जितना पूंजी लाभ है वो करमुक्त होगा। ठीक है। खरीदी गई कीमत तक का, ये सीमा थी उसकी। ये था 54A या 54 फर्स्ट वन। आज हम बात कर रहे हैं 54B या 54(2) की। ठीक है। अब इसको नियम सुन लीजिए। यदि आपने भूमि व भवन को छोड़कर, लिख लेना, मैं बता दूंगा, पहले सुन लो। यदि आपने भूमि व भवन को छोड़कर अन्य पूंजी संपत्ति को बेचने से यदि कोई पूंजी लाभ होता है तो वो पूंजी लाभ आनुपातिक रूप से छूट में प्राप्त होगा। फिर सुनिए। यदि करदाता ने भूमि व भवन को छोड़कर अन्य पूंजी संपत्ति को बेचा है और बेचने से उसे पूंजी लाभ होता है, तो प्राप्त पूंजी लाभ का उपयोग यदि आप नए भवन या भूमि को खरीदने में करते हैं तो भी करमुक्ति होगी, परंतु वो करमुक्ति आनुपातिक होगी। ठीक है। कल था पूरी पूंजी करमुक्त होगी जितना आप नए मकान को बनाने में या नई भूमि को खरीदने में लगाएंगे। तो पर वो शर्त थी भूमि भवन को बेच करके भूमि भवन खरीदे। पर आज शर्त क्या है? भूमि भवन को छोड़कर अन्य पूंजी संपत्ति बेच करके यदि नया भूमि भवन खरीदते हैं तो आनुपातिक होगा। अब अनुपात क्या होता है बताते हैं भी। आनुपातिक कर मुक्ति होगी। अब लिख लें, अब लिखना होता, यदि करदाता ने भूमि व भवन को छोड़कर कोई भूमि भवन को छोड़कर कोई अन्य पूंजी संपत्ति का विक्रय किया हो और उस पर पूंजी लाभ होता है जी सर, और पूंजी लाभ होता है और विक्रय राशि से नया भूमि व भवन खरीदा जाता हो
नया भूमि व भवन खरीदा जाता हो तो प्राप्त पूंजी लाभ पर जी सर। आनुपातिक छूट उपलब्ध होगी। आनुपातिक छूट, ठीक है। ये है 54B, धारा 54B के अंतर्गत ये नियम है। ओके सर। ओके, अब देखिए अनुपात क्या होता है और कैसे ज्ञात किया जाता है। इसने क्या किया है कि ये जो शेयर्स बेचने पर पूंजी लाभ आपके सामने दे रखा है, 9,30,310 हो रहा है, और इस बेची हुई राशि से इसने 1/12/19 को रहने का एक मकान 6,25,000 रुपये में खरीदा। ठीक है, 6,25,000। तो 6,25,000 में खरीदा तो छूट देखिए कितनी मिलेगी उसका आनुपातिक रूप से। ये देखिए फॉर्मूला उसका होता है, ये है प्रोपोर्शनेट एग्जम्पशन, आनुपातिक छूट। फॉर्मूला लिख लें, कैपिटल गेन इनटू अमाउंट इन्वेस्टेड, विनियोजित पूंजी या विनियोजित रकम अपॉन नेट सेल्स कंसीडरेशन, ये फॉर्मूला है उसका। ये अनुपात है। इस अनुपात में छूट मिलेगी आपको, इसे आनुपातिक छूट कहते हैं। क्लियर होगी बात? आइएगा वे अब अंकों को इसमें रखते हैं। कैपिटल गेन कितना हुआ? 9,30,310 लिखें, इनटू कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया मकान खरीदने पर? 6,25,000 को ऊपर लिखें। नेट सेल्स कंसिडरेशन आपने कैलकुलेट किया, देखिए लिखा हुआ है 12,50,000। अब इस फॉर्मूले के अनुसार जो वैल्यू आएगी वही छूट मिलेगी। बोलिए सर। 4,65,155। चेक करो। 4,65,155। 155। ये एग्जम्पशन होगा। अब कहलाएगा LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। 4,65,155 अगेन, क्योंकि ये देखो 50% है इसका, 12.5 लाख का 50%, 6 लाख, आधा ही आपने इन्वेस्ट किया है तो आधा ही आपको कैपिटल गेन का एग्जम्पशन मिलेगा। ठीक है, ये 54B का कैलकुलेशन है। समझ में आ गए बात? नया कैलकुलेशन आपके सामने। कल था 54A, आज था 54B। पहली शर्त ए के अनुसार हमारा कैलकुलेशन कंप्लीट हुआ। अब दूसरी शर्त लागू हो रही है, व्हेन सेक्शन 112A अप्लाइज। और अब यहाँ पर इसमें चेंज कर रहे हैं, ये देखिएगा। हेडिंग रहेगा B, when
sales is through stock exchange. अथवा ये लिख सकते हैं इसको, when section 112 applies, 112A, यदि धारा 112A के अंतर्गत ट्रांजैक्शन हो रहा है तो किस प्रकार से। अब चेंज आएगा प्रश्न में वापस, ठीक है। और ये जो नियम लिखे हुए हैं इनका ध्यान रखिए, इसके अनुसार चलेगा काम। अब सबसे पहले एज यूजुअल सेल्स ऑफ शेयर्स कितना था वो? 12,50,000, 12 लाख केवल। हाँ, 12,60,000 थे, उसमें से 10,000 रुपये एक्सपेंसेस के लेस किए। ये 12,60,000 लेस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफ़र 10,000 लेस करें और लिखें नेट सेल्स कंसिडरेशन, शुद्ध विक्रय प्रतिफल 12,50,000 फाइनल कॉलम में। ओके, यहाँ तक तो कैलकुलेशन में कोई चेंज नहीं है, चेंज अब आएगा। ये यदि 112A के अंतर्गत ट्रांजैक्शन किया है तो हम इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे, ध्यान रहे इस चीज़ का। लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालेंगे, लिखिएगा हायर which is higher between A and B A B में से जो अधिक है उसको लें। पहले लिखें A कॉस्ट ऑफ कैपिटल असेट, पूंजी संपत्ति की लागत। बोलो क्या थी लागत? 1,25,000 रुपये 2004 में क्रय की थी। 1,25,000। तो यहाँ लिखे 1,25,000, ठीक है। फिर बी की दो शर्तें हैं। फर्स्ट, FMV देखो बाजार मूल्य बता रहा है बी की लास्ट लाइन में, 31 जनवरी 2018 को उक्त अंशों का उचित बाजार मूल्य 12,20,000 रुपये था। ओके, फेयर वैल्यू एज ऑन 31/1/18 और वो दे रहा है बाजार मूल्य 12,20,000। अथवा सेकंड नंबर बी का सेकंड, और वो है ये दे रहा है सेल्स कंसिडरेशन सेल्स कंसिडरेशन 12,60,000। फिर लिखे नीचे विच एवर इज लेस आउट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड
1000। एक मिनट थोड़ा सा। अब देखो ये इन दोनों में से बी के जो फर्स्ट और सेकंड है, इन दोनों में से विच एवर इज लेस आउट ऑफ फर्स्ट सेकंड, इन दोनों में से जो कम है 12,20,000, 12,60,000 में से, तो 12,20,000 यहाँ लिखा जाए। हो गया, यहाँ लिखें ये और बीच में, और अब लिखें विच एवर इज हायर या विच एवर इज मोर आउट ऑफ ए एंड बी। अब ए बी में से जो अधिक है उसको लिया जाए। कौन सा अधिक है? 12,20,000 को, इसको फाइनल मानेंगे और यहाँ घटेगा 12,20,000 रुपये। ये देखिएगा चेंज कैलकुलेशन। सर ये हाउस प्रॉपर्टी में जो चेंज हुआ था वैसे ही हमारा ना थोड़ा सा। हाँ, हाउस प्रॉपर्टी पर नहीं, शेयर्स की बात है ये, शेयर्स का। ये तो शेयर्स की बात है, वो भी तो हाउस प्रॉपर्टी में था। फेयर मार्केट वैल्यू ए और बी में से कौन सा हाँ ठीक है। ये केवल शेयर्स पर लागू होगा। नंबर 1 उन शेयर्स पर लागू होगा जिनका ट्रांजैक्शन स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू होता है या धारा 112A के अंतर्गत होता है। ठीक है, बाकी दूसरे में नहीं होगा। अभी शेयर का देखा आपने, उसमें नहीं था क्योंकि उसमें धारा 112A लागू नहीं थी। अब धारा 112A लागू है तो कैपिटल गेन इस तरह से कैलकुलेट होगा। अब हुआ कैपिटल गेन, बोलो 30,000 केवल। हाँ सर, 12,50,000 में से 12,20,000 गए, 30,000। हाँ तो 30,000 ही हुआ। ओके, अब 30,000 में से अब हम एग्जम्पशन देंगे। आगे नीचे लिखना, आप कंटिन्यू करना, मेरे पास जगह नहीं है, मैं इधर लिख रहा हूँ। लेस एग्जम्पशन एग्जम्पशन के लिए कोई दूसरा नियम नहीं है, वही नियम लागू होगा जो अभी देखा था। अर्थात यदि पूंजी संपत्ति भूमि व भवन को छोड़कर अन्य प्रकार की है तो ऐसी स्थिति में यदि आपने नया भूमि भवन खरीदा है तो उस पर कैपिटल गेन पर छूट आनुपातिक मिलेगी। लेस एग्जम्पशन प्रोपोर्शनेटली लिखने ब्रैकेट में। आनुपातिक, और फॉर्मूला है कैपिटल गेन इनटू अमाउंट इन्वेस्टेड अपॉन सेल्स कंसिडरेशन। अर्थात कैपिटल गेन 30,000, अमाउंट इन्वेस्टेड कितना था? 6,25,000 कितना था? 6,25,000 और कैपिटल गेन था 12,50,000। अमाउंट आया 15,000 रुपये और ये आधा हो गया करीब, तो अमाउंट आया 15,000 की छूट दें, 30,000 में से घटा दें, बाकी का होगा LTCG। 15,000 का कैपिटल गेन हुआ। ये देखिए नया कैलकुलेशन 2, एक तो एग्जम्पशन से रिलेटेड, और यदि कैपिटल असेट भूमि भवन ना हो करके अन्य संपत्ति हो, कोई सी भी संपत्ति हो, भूमि भवन नहीं होना चाहिए। ये 2 बातें एक साथ। समझ में आ गई? क्या ले सकते हैं एक और एग्जाम्पल? 11:30 तो इसे ले सकते, 11:30 तो इसे ले सकते, 12 बजे का टाइम है। हाँ तो ले सकते हैं ना। हाँ, आपके टाइम को ध्यान। पूछनी मुझे। हाँ, सबसे पहले ये कह रहा है कि टिप्पणी में धारा 54F की छूट
के लिए सूत्र है। तो धारा 54F यहाँ पे लागू हो रहा है। हाँ, प्रोपोर्शनेटली एग्जम्पशन है ना। हाँ, तो एक तो ये धारा 54A और फिर यहाँ पे इसने बताया था कौन सा, ये AC और क्या होता है धारा 54(2) AC। ये पूरा नाम है इसका। ये अंश एक फरी से पूर्व प्राप्त किए गए हों तो पूंजी लाभ की गणना 55(2) AC के प्रावधान अनुसार होती है। हाँ, तो 2018 के पहले तो शेयर खरीदे थे ये। हाँ, इस धाराओं का नाम है तो आप उसकी चिंता मत करो, उसका ज़्यादा उस पर दिक्कत मत जाओ। बस ये ध्यान रखो जो इम्पोर्टेंट धारा होती है जैसे 112A 54, ये इनका ध्यान रखो। बाकी धाराएँ इतनी आएंगी जिसकी कोई हद नहीं। अब हम लेते हैं, बात करते हैं 24। आप देखना उदाहरण, हालांकि 2-3 यूनिवर्सिटी में आ चुका है, इससे भी इम्पोर्टेंट है एक और उदाहरण नंबर 25। ठीक है, सर 26 क्यों नहीं करते सर? हाँ 26 एमडी यूनिवर्सिटी में आ चुका है ना। हाँ, 26 भी ले लेंगे पर पहले 25 ज़रूरी है, ओके। इसलिए आप कहोगे 26 भी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। स्टेशन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 25, उदाहरण नंबर 1 अप्रैल 2019 को श्री अशोक के पास स्वदेशी लिमिटेड के 300 समता अंश थे। इनमें से 100 अंश उनको 2001 और 2 में बोनस अंशों के रूप में प्राप्त हुए। ठीक है, तो इसका मतलब शेयर्स कुल कितने थे इसके पास? इक्विटी शेयर्स 200 थे। 200 में से 200 उसने खरीदे होंगे, 100 उसके बोनस मिल गए, शेयर्स मिल गए, तब 300 हो गए। बात समझ में आ गई? हाँ, देखिए क्वेश्चन को इस तरह से घुमा कर पूछता है कि इसलिए लिया ऐसे। हाँ, फिर कहता है जबकि 200 अंश, ये आगे बात, 2001 में 175 रुपये प्रति अंश की दर से क्रय किए थे। ओके, इन अंशों को क्रय करने के संबंध में 200 रुपये दलाली एवं अन्य व्ययों के रूप में चुकाए थे। ये खर्चा हुआ है, परंतु खर्चा क्रय पर हुआ है, विक्रय पर नहीं हुआ, ध्यान रखना। तो विक्रय में से मत घटा देना इसको, ये क्रय पर खर्चा हुआ। हाँ हाँ, ये एक नई बात ध्यान रहे। 1 अक्टूबर 2019 को स्वदेशी लिमिटेड ने 100 रुपये प्रति अंश की दर से अधिकार अंशों का निर्गमन किया। श्री अशोक को 200 अधिकार अंश प्राप्त हुए। अब ये क्या होता है देखो, बताते नहीं। श्री अशोक ने सभी 500 अंश 15 जनवरी 2020 को 800 रुपये प्रति अंश की दर से बेच दिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि 200 तो इक्विटी शेयर शुरू में खरीदे थे उसने, फिर 100 अंश 2001 और 2 में प्राप्त हुए बोनस अंशों के रूप में, तो 200 और 100 300 हो गए। फिर उसके बाद 1 अक्टूबर 2019 को 200 अधिकार अंश मिले, तो 500 शेयर्स हो गए कुल। ठीक है ना, ये ध्यान रहे इस चीज़ का। श्री अशोक ने सभी 500 अंश 15 जनवरी 2020 को 800 रुपये प्रति अंश की दर से बेच दिए तथा दलाली पर 1000 रुपये चुकाए। ये देखो, ये विक्रय पर खर्चा है। पहले खर्चा क्रय पर था, ये विक्रय पर खर्चा है। कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए श्री अशोक की पूंजी लाभ शीर्षक की कर योग्य आय की गणना कीजिए। 31 जनवरी 2018 को ऐसे अंशों का उचित बाजार मूल्य 600 रुपये प्रति अंश था। ये मान लीजिए कि अंशों का ध्यान देना, ये मान लीजिए
अंशों का विक्रय भारत में प्रमाणित स्कंध विनिमय के माध्यम से किया गया है, अर्थात धारा 112A के अंतर्गत हाँ भारतीय प्रमाणित स्कंध विनिमय किया गया। तो कैलकुलेशन इस तरह से होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अच्छा, एक बात और, ये बार बार कह रहा है कि उसने राइट शेयर्स भी लिए मिले उसे। अब ये राइट शेयर क्या होता है और उसके लिए कीमत चुका इसने कितना दिया? 100 रुपये प्रति अंश। कितना दे रहा? 100 रुपये प्रति अंश की दर से उसे राइट शेयर्स मिले। तो राइट शेयर्स क्या होते हैं? बोल रहे हो ना? हाँ, अधिक कितने? 200 रुपये प्रति अंश की दर से। नहीं, 200 अधिकार अंश से प्राप्त हुए सर। कितने रुपए से? यही तो क्या? हाँ, तो 200 अधिकार अंश प्राप्त हुए और 200 रुपये प्रति अंश की दर से उन्होंने इन अंशों को खरीदा। ठीक है, अब ये राइट शेयर्स क्या होते हैं ध्यान दीजिए। राइट शेयर्स अधिकार अंश, कंपनी जब अंश पूंजी निर्गमित करती है तो निर्गमन के समय ये बता दिया जाता है कि उनको बोनस शेयर्स भी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, राइट शेयर भी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, जैसे भी हो। तो एक अंश तो वो होते हैं कि कंपनी के पास लाभ अधिक है तो उस लाभ को अंशों के रूप में बांट दिया जाता है अंशधारियों को, जो पहले से अंशधारी हैं उनको दिया जाता है। और बोनस शेयर्स फ्री मिलते हैं, कोई पैसा उसका नहीं लगता। ये तो वो बोनस अंश। कुछ अंश ऐसे होते हैं जो कंपनी अपने अंशधारियों को देती है और उन्हें ये अधिकार देती है कि भाई ये अंश आप चाहो तो रखो और नहीं तो इसको किसी को बेच करके अधिकार को अपने पास अधिकार को ट्रांसफ़र कर सकते हो, अंशों को अपने पास रख सकते हो। वो कहलाते हैं अधिकार अंश। मतलब उनकी मर्जी पर डिपेंड करता है कि वो किसी को ट्रांसफर करेंगे नहीं करेंगे, अपने पास भी रख सकते हैं। हाँ, और रखेंगे तो उनको प्रॉफिट कैसे होगा? यही तो बात कह रहा हूँ। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अधिकार अंश आपको दिए गए, आपने अंशों का स्वामित्व अपने पास रखा, अंश भी आपके पास हैं, पर उस अंशों से जुड़े हुए जो अधिकार हैं वो आपने किसी और को बेच दिया। अधिकार को बेचा, अंशों को नहीं बेचा। बात समझ रहे हैं? अभी सुनने पूरी। शेयर आपके पास है पर शेयर की अथॉरिटी किसी और के पास है। अथॉरिटी नहीं, अधिकार, राइट। उसकी राइट किसी को बेच दिए। राइट क्या है? राइट ये है कि कंपनी की जब भी एनुअल जनरल मीटिंग होगी तो उसमें वो भाग ले सकता है, जिसके पास ये अधिकार होगा। वोट डाल सकता है, किसको मैनेजिंग डायरेक्टर बनाना है किसको नहीं बनाना वो चुन सकता है। बस मुझे ये राइट होता है। कंपनी की जो भी सभाएं हैं, कार्यवाहियां हैं, उनमें भाग लेने का अधिकार, उनमें अधिकारियों को चुनना है तो चुनने के लिए वोट डाले जाते हैं तो वोट डालने का अधिकार, कंपनी की मैनेजमेंट की मीटिंग होती है उसमें कोई निर्णय करना होता तो निर्णय में अपनी बात को कहने के लिए वोट डालने का अधिकार, ये अधिकार कहलाते हैं। तो ये अधिकार उसने बेचे परंतु अंशों को नहीं बेचा। बात समझ रहे हैं आप? अधिकार बेच रहा है, अंशों का स्वामित्व नहीं बेच रहा है। स्वामित्व तो उसके पास है। ये था डस्टर, ये डस्टर मैंने आपको दिया, ये डस्टर लो भाई, ये काम करके मुझे वापस लौटा देना, डस्टर मेरा है। डस्टर का उपयोग क्या है? जो बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ उसको रब करना, वाइप करना, हटा देना, यही काम है ना। ये अधिकार आपको दिया। ये पेन मैंने आपको दिया लिखने के लिए, तो उपयोग आप कर रहे हो पर स्वामी नहीं हो इसके। स्वामी तो मैं हूँ। बात समझ रहे? तो संपत्ति तो उसी की है जिसको अंश दिए गए हैं, राइट शेयर दिए गए हैं। स्वामित्व उसके पास है परंतु स्वामित्व का उपयोग करने का अधिकार वो किसी और को दे दिया। क्लियर होगी बात? यही कहलाता राइट शेयर्स। अंशों का स्वामित्व
अंशों के मालिक के पास है, परंतु अंशों के संबंध में जो अधिकार हैं उनका उपयोग करने का अधिकार मालिक के पास नहीं है, जिसको उसने अधिकार बेचे हैं उसके पास है। अब यदि मान लीजिएगा कि एक्स ने वाई को राइट शेयर्स ट्रांसफ़र किए, एक्स ने वाई को दे दिए शेयर्स, 1000 शेयर्स वाई को दिए, इसमें जो भी अधिकार हैं उसका उपयोग वाई करेगा, एक्स नहीं कर सकता। अब वोट डालना तो ये वाई डालेगा, किसी को चुनना तो ये चुनेगा, कोई निर्णय करना तो ये वाई करेगा, एक्स कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि एक्स ने अपने अधिकार को बेच दिया है वाई को। वो अधिकार जो भी जुड़े हुए हैं इससे, उसका उपयोग वाई करेगा, एक्स नहीं कर सकता। ठीक है, ये कहलाता राइट शेयर्स। बात समझ में आ गई? हाँ, ध्यान रखना है। आइए अब हम बात शुरू करते हैं इनसे, और ये लेते हैं इससे संबंधित उदाहरण नंबर 25। अच्छा सवाल है, ध्यान रखिए इसे सवालों को। टाइम हो जाए तो मुझे बता देना, मेरा ध्यान इधर रहेगा। आइए, टोटल शेयर्स 200 ओरिजिनल इक्विटी शेयर्स समता अंश हैं, 100 बोनस शेयर्स हैं, है ना? बोनस शेयर्स, फिर 200 राइट शेयर्स, और टोटल 2 रे 3 2 5 500 शेयर्स। ये देखिए इस तरह से है। क्लियर होगी बात? आइए जरा देखिए गौर करके, तो आप पाएंगी कि इक्विटी शेयर जो ओरिजिनल थे 100 अंश 200 थे, ये 2000 और 2001 में ख़रीदे थे। सेकंड लाइन में देखें, 175 रुपये की दर से। तो इन पर जो भी गेन होगा वो कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म होगा। ठीक है, फिर बोनस शेयर्स मिले उसे 2001 और 2 में, तो इन पर भी जो कैपिटल गेन होगा वो लॉन्ग टर्म होगा। परंतु राइट शेयर्स उसको मिले हैं 1 अक्टूबर 2019 को। ये शॉर्ट टर्म है। बात समझ में आ गई? आइए, तो पहले कैलकुलेशन ले रहे हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इसलिए शुरू से ध्यान रखना पड़ता है। ये कि नहीं कैलकुलेशन कर ले आधार पता लगा रहे ये तो लॉन्ग टर्म और ये शॉर्ट टर्म है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आइए, तो ये होता लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का हमारा, और वो शेयर्स हैं ये दोनों, फर्स्ट और सेकंड, ये एलटीसी से संबंधित है, और ये है शॉर्ट टर्म। ठीक है, तो इन दोनों की बात कर रहे हैं अभी, बोनस शेयर्स और ओरिजिनल शेयर्स। सेल्स ऑफ ओरिजिनल एंड बोनस शेयर्स, इनका हो रहा पहले काम। ठीक है, और ये है 200 प्लस 300, 200 प्लस 100 बराबर 300। ओके, सेल्स 300 शेयर्स
एट द रेट ऑफ कितने में बेच रहा भाई, चेक करो। 500 रुपये, 500 अंश है, 15 जनवरी 2020 को 800 रुपये 800 रुपये प्रति अंश, एट द रेट ऑफ 800, बोलिए 2,40,000। 2,40,000, 40 हाँ 40,000 लेस एक्सपेंसेस। इन अंशों को 1,000 रुपये खर्च हुआ, लेस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। सब अंश बेच रहा 500, तो 500 रुपये खर्चा हुआ 1,000, तो इस तरह से लिखें 1,000 बटे हुए 500 इंटू 300 पर कितना होगा, बोलो 600 रुपये। 600 रुपये खर्चा हुआ इस पर ये। और अब नेट सेल्स कंसिडरेशन हुआ, $2,39,400 फाइनल कॉलम में। लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में पहले लें ओरिजिनल शेयर्स, वो थे 200 शेयर्स, इंटू क्या रेट है उनकी, खरीदे थे 100 रुपये प्रति अंश की दर से। नहीं सर, तो 200 अंश 2001 में 175 रुपये प्रति। 175 से गुणा कर दें तो बचे 35,000 रुपये के। यस सर। एड एक्सपेंसेस ऑन परचेजेस, इनको खरीदने पे जो खर्चा हुआ, और खर्चा बोलिए देखिए, परचेज हुआ था यहाँ पे 200 रुपये दलाली अन्य व्यय के रुपए प्लस 200, तो 35,200 हुआ। फिर बोनस शेयर्स, इनकी कॉस्ट होती नील, तो टोटल कॉस्ट हो गई है 35,200। एक का तो ये हुआ। ये ए हो गया, ठीक है। अब बी में आता है पहले फेयर मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू देखिएगा क्या कह रहा है फेयर मार्केट वैल्यू उसने, उचित बाजार मूल्य 31 जनवरी 2018 को चेक कीजिए 600 रुपये। फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 31/1/18 एट द रेट ऑफ 600, तो कितने शेयर से 300, यस सर। तो 300 इंटू 600, 3 6 18, 1,80,000। इसका सेकंड पॉइंट अथवा करके लिखें, ये फर्स्ट पॉइंट था बी का, सेकंड पॉइंट सेल्स कंसिडरेशन, कितने में बेचा था इनको देखो ऊपर 2,40,000, विच एवर इज लोअर या विच इज लेस, 1,80,000 और 2,40,000 जो सबसे कम है उनमें दो में से इसको लिया जाए। और ए में, ए और बी में फिर लिखें विच एवर इज हायर या मोर, आउट ऑफ ए एंड बी
ए बी में से जो अधिक है उसको लिया जाए। ए का है, ए का 35,200 ये सर, तो बी का और बी का 1,80,000। 1,80,000। तो हम लेंगे 1,80,000 को। ओके, अब ले आगे 2,39,000 के नीचे लिखें विच एवर मोज के आगे 1,80,000 घटा दें। 1,80,000 बोलिए 400, 9, 13, 5, 59,400 चेक करो, ये कैपिटल गेन हो गया। LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया। अब आए हमारा ये हो गया फर्स्ट। अब सेकंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। सेल ऑफ राइट शेयर, और राइट शेयर थे हमारे पास 200 इंटू सेल्स हुआ है 800 रुपये के रेट से, तो 1,60,000 चेक कर लेना। यस सर। लेस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, एक 1,000 बटे हुए 500 इंटू 200, 400 रुपये इसमें से घटा दें 1,60,000 में से, तो 1,59,600 नेट सेल्स कंसिडरेशन। ठीक है सर, 400 के 4,000, 400, ये ना, इसको कैलकुलेशन कर लो। 400, ठीक है, कैलकुलेशन। कम ऑन, नेक्स्ट। लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इसकी तारीख लिख लें। ये 1 अक्टूबर 19 को लिया था, 1/10/2019 को, और इसकी कीमत दे रहा है ये 100 रुपये प्रति अंश की दर से। चेक करो। टू 200 शेयर्स एट द रेट ऑफ 100, तो 200 को 100 से गुणे किया 20,000। इनर कॉलम में से फाइनल कॉलम में 20,000 लेस कर दें 1,39,600। दिस इज STCG, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब लिखें नीचे टोटल कैपिटल गेन पहला LTCG था 59,400। यस सर। STCG 1,39,600, दोनों को ऐड करना है सर। हाँ 15,400, 1,39,600, 1,99,000 1,99,000 is the final value of the question. I think it is quite clear to you. Just see the different type of variety in this question. I wish you good luck and thank you.